के जन्मदाता बुद्ध है या धन्वंतरी, हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही आयुर्वेद नायक, चरक, सुश्रुत, जीवक, वाग्भट, इनका वैद्य के कारखाने भी हम देखेंगे। मेरे छात्र जीवन में आयुर्वेद अध्ययन करते समय आयुर्वेद के उद्गाता धन्वंतरी को पढ़ाया जाता था और धन्वंतरी को विष्णु का अवतार भी माना गया। आयुर्वेद का उगम 3000 से 5000 साल पहले बताया गया। 3000 से 5000 साल बताया गया और समुद्र मंथन से वो आयुर्वेद का जन्म हुआ बताया गया है। और जो आयुर्वेद की ग्रंथ है उसी बात को पुष्टि करते हैं। मेरे छात्र जीवन में मैंने भारत के प्राणतत्व ग्रंथ पढ़ा। वहाँ मुझे आयुर्वेद के उद्गाता के रूप में अवलोकितेश्वर का उल्लेख दिखाई दिया। अवलोकितेश्वर भारत के प्राणतत्व ग्रंथ में अवलोकितेश्वर का अर्थ होता है करुणा के साथ संसार को देखने वाला। करुणा के साथ संसार को देखने वाला को अवलोकितेश्वर कहते हैं। बुद्धिस्ट तो भी रहे हैं। मैं मेरे विद्यार्थी जीवन में जो मेडिकल फील्ड में मैं डॉक्टर अम्बेडकर आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा। मेरे छात्र जीवन में मैं डॉक्टर अम्बेडकर आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा। उस मेरे जीवन काल में, विद्यार्थी काल में मैं मास्टर स्तर पर निबंध स्पर्धा लेता रहा। बड़ा एक्टिव रहा मैं अपने विद्यार्थी काल में और उसे पूरे मास्टर से अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। वो अच्छे नामचीन स्पर्धा मानी जाती थी। तो वो जो निबंध स्पर्धा में जो प्राइज विनर थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके जो निबंध आए तो 5 साल के मैं निबंध को एक स्मारिका के रूप में प्रकाशित किया। उस स्मारिका को, जो स्मारिका निकली थी उसको मैंने अवलोकितेश्वर नाम दिया था। ये मेरे जीवन का पहला काम रहा है, मेडिकल जीवन का। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा का बुद्ध ही वैद्यनाथ है या भैष्यजी गुरु है, ये व्याख्यान पढ़ा, सुना। बड़े विद्वान आदमी, इतिहास का, प्राचीन इतिहास की बहुत बड़ी जानकारी देते थे और उसका लिखन व्याख्यान बड़ा अच्छा भी रहा है। विद्वत आदमी है। तो हमारे जो मन में जो झूठा इतिहास परसा रहता है वो हमारे मन मस्तिष्क में फिट बैठ जाता है। वो निकलना इतना सहज नहीं है। तो जो हमारे प्राचीन मान्यवर है, इतिहास का खोज कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। प्राचीन इतिहास का खोज करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो उनका जो बुद्धिज्म पर संशोधन या व्याख्यान होता है या लिखन होता है, उसको सहजता से हमारी जो पीढ़ी है या हमारे लोग हैं वो सहजता से मानते नहीं हैं और उसको स्वीकार नहीं करते। हमारे मेडिकल भाषा में उसे मेंटल पैरालिसिस भी कर सकते हैं। अभी हम जो गलत इतिहास परसा गया है, हम इसकी सर्जरी करेंगे। अभी वहाँ उल्लेख क्या है, आयुर्वेद का जो उद्गाता कहा गया है, धन्वंतरी को कहा गया, और दूसरी तरफ आयुर्वेद का उद्गम और समुद्र मंथन से बताया गया। दो संदर्भ दिए, एक तो धन्वंतरी, दूसरा समुद्र मंथन। और आयुर्वेद को अथर्ववेद जो वेद है उसके अथर्ववेद का उपवेद भी माना जाता है। वैसा देखा तो वेद का जो निर्माण है
वो ईस्वी 11वीं या 14वीं शताब्दी मानी जाती है। और जो जो पीठ है, 4 पीठों का निर्माण भी 10वीं शताब्दी के बाद ही हुआ है। जो पीठ है और श्रृंगेरी पीठ जो केरल में है, वहाँ यजुर्वेद का निर्माण बताया गया है। शारदापीठ गुजरात में है, वहाँ सामवेद का निर्माण बताया गया है। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, उसमें अथर्ववेद का निर्माण बताया गया है। और गोवर्धन पीठ उड़ीसा में उस ऋग्वेद का निर्माण बताया गया है। तो वेद का निर्माण तो ये पीठों में ही हुआ है। वो 11 से 14 ईस्वी 11 से 14 शताब्दी में हुआ है। और जो पीठों का निर्माण 10वीं शताब्दी के बाद में हुआ है। हम इस पर भी डिटेल चर्चा करेंगे। अच्छा, ये जो जितना वेद है, ये किसी वो सिर्फ कागज पर लिखे, किसी शिलालेख पर, ताम्रपट पर या ताम्रपत्र पर लिखे नहीं गए, नहीं तो वो मिली है अभी। और कागज का जो शोध है वो 10वीं शताब्दी में लगा है चाइना में। तो इसका मतलब जो संदर्भ दिखाई देते हैं वो बिल्कुल सही है। रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, ये सभी ग्रंथ कागज पर है। इसका मतलब वो 10वीं शताब्दी के बाद 11 से 14 शताब्दी में वो लिखे गए हैं। हम उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो और यूनेस्को को ऋग्वेद की जो प्रति भेजी गई है वो 1470 को भेजी गई है। प्रमाणित प्रत भेजी गई यूनेस्को को, वो 1470 में भेजी गई है। और मैंने 5 लाख भारत में जो नर्मदा नदी है, वहाँ एक खोपड़ी मिली है 5 लाख वर्ष मानव की। उसको नर्मदा मैन करके उस नामकरण हुआ है। मैंने उस खोपड़ी को पकड़ा भी हूँ। मेरे मित्र थे तो मुझे वहाँ बुलाए थे, मैं उनसे वहाँ गया। तो उससे मैं, वो आदमी नंगा था उस काल में। तो विष्णु का कोई पैदाइश ही नहीं थी वहाँ। तो ये सब दंड कथा है। अभी हम, और विष्णु ये वो क्या क्या पहने हैं, सोने का आभूषण से लेके सब ले पहने हुए आदमी हैं। अभी उस काल को भी हमको समझना होगा। जो पूर्व पाषाण काल जो है, पहले पाषाण काल था, वो पूर्व पाषाण काल का समय है ईसा पूर्व 25,000 से 12,000। मध्य पाषाण काल रहा है 12,000 से 10,000। नव पाषाण काल रहा है 10,000 से 350। बाद में काश्ययुग होता है। पाषाण काल केवल एक काश्ययुग होता है, वो ईसा पूर्व 300 से 1200 रहा है। बाद में लोह युग आता है, वो ईसा पूर्व 12 से 550 है। तो ये जो मैंने स्वर्ण युग की बात की बात है, ये तो स्वर्ण पर नहीं हुई है। तो ये हमको समझना होगा। बुद्ध का जन्म, जो कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन डेटिंग, उसमें से बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 633 बताया गया है। पहले हम 563 मानते थे, आज तक 563 को हम मानते थे ईसा पूर्व। अभी वो 70 साल पहले चले गए बुद्ध। उससे पहले भी 563 से पहले 70 साल पहले बुद्ध चले गए। उनका कालखंड रहा है वो 623 रहा है। बुद्ध काल में वंश व्यवस्था थी, जैसे शाक्य वंश, कुली वंश, हरेक वंश, मौर्य वंश, ये व्यवस्था थी। लिपि ये ब्राह्मी लिपि थी या धम्म लिपि थी, और भाषा ये पाली थी। ये जो इतिहास को हमको समझना होगा। पहली संगति में या पहली शती में तीसरी बौद्ध संगति हुई या पहली शती में हुई, उसमें बुद्ध धर्म का हीनयान ने महायान में विभाजन हुआ। महायान ने पाली पर संस्कार करके हिब्रू संस्कृत को जन्म दिया। पाली भाषा ने ही हिब्रू संस्कृत को जन्म दिया, वो महायान पंथ ने, संप्रदाय ने। और जो हीनयान थे वो पाली से चिकटे थे। बाद में पहली से 5वीं शती में उनकी जो लिपि थी ब्राह्मी या हिब्रू संस्कृत की, वो ब्राह्मी लिपि थी।
बाद में 1ली से 5वीं शती में अपभ्रंश भाषा का जन्म होता है। 12वीं शती में आदि हिंदी का जन्म होता है। 18वीं शती में आधुनिक हिंदी का जन्म होता है। देवनागरी लिपि 1100 में आई ईसा पूर्व में, परंतु व्यवहार में 1714-17 में आई। ये जो और जो आज का जो संस्कृत दिखाई देता है वो क्लासिकल संस्कृत है। तो अब लिपि है, देवनागरी है, हमें ये समझना होगा। बुद्ध का जो 1ली शती में हीनयान और महायान में बुद्ध विभाजन का विभाजन हुआ, उसके बाद में महायान ने वज्रयान को जन्म दिया 5वीं शती में। 8वीं शती में वज्रयान ने तंत्रयान को जन्म दिया। उसके बाद में शंकर नाम का जन्म व्यक्ति 850 में जन्म लेता है। शंकर नाम का व्यक्ति 870 साल में जन्म लेता है, जो प्रचंड बुद्ध भी कहलाता है। बाद में वज्रयान और तंत्रयान ने शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ को जन्म दिया। और 4 पीठों का निर्माण ये शंकर ये खुद को आदि शंकर करके घोषित करता है और 4 पीठों का निर्माण करता है, जो हमने ऊपर पहले मैंने बताया। बुद्धिज्म का जो अवनति होती है और यह ह्रास होता है, वही से होता है, 10वीं शती के बाद में ही होता है। वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का स्थापना भी 11वीं से 14वीं शती में रहा है। तो इतिहास ये हमको समझना पड़ा। बुद्ध काल में ब्राह्मण नाम का कोई वर्ग अस्तित्व में नहीं था। बुद्ध काल में जो ब्राह्मण ये शब्द बुद्ध काल में रहा है, तो ब्राह्मण का अर्थ वो विद्वान वर्ग के लिए ब्राह्मण शब्द का यूज होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मण दोनों अलग शब्द है। और पाली भाषा में र, रु, श, क्ष, त्र, ज्ञ ये शब्द नहीं है पाली भाषा में। और सम्राट अशोक शिलालेख में भी कौटिल्य, चाणक्य ब्राह्मण या कोई ब्राह्मण शब्द का उल्लेख नहीं दिखाई देता। और मौर्य वंश में मेगासनी ये यूनानी राजदूत भारत में आता है, 7 साल रहता है। वो इंडिका नाम का ग्रंथ लिखता है। उसने मौर्य काल में 7 वर्ग होने का संदर्भ दिया उस किताब में। विद्वान वर्ग, खेतियार वर्ग, पशुपालक वर्ग, सैनिक वर्ग, दुकानदार वर्ग और गरीब वर्ग। और उसके बाद में 1ली शती में ईरानी विचारविद एरियन आता है भारत में, जो पाकिस्तान में रहता है। उसने भी एक इंडिया का नाम लिखा, उसमें भी वही संदर्भ आता है। बाद में 9वीं-10वीं शती में अल-बरूनी आता है, वो भी वही संदर्भ देता है। तो अब ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या होता है? विद्वान वर्ग या सुनना। दूसरा भी अर्थ है सुनना या समन। जब बुद्ध के जो उपासक थे उसको समन कहते थे। तो इस अर्थ में भी हमें ब्राह्मण शब्द प्रयोग में दिखाई देता है बुद्ध काल में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईसा पूर्व 1900 रहा है कालखंड, वहाँ ब्राह्मण समुदाय या ब्राह्मण वर्ग या वैदिक धर्म का जो स्टेपी जो वर्ग ये वो हमको दिखाई नहीं देता। स्टेपी चरवाहा उनका ये रहा है, वो उनका डीएनए हमको दिखाई नहीं देता। पहला बुद्ध तानंगा बुद्ध का संदर्भ हमें सिंधु घाटी में दिखाई देता है। प्राचीन बौद्ध विद्यापीठ को भी हम समझ देंगे। तक्षशिला विद्यापीठ जो खंड भारत में था, वो पाकिस्तान में भी है। वो ईसा पूर्व 600 से 500 एक कालखंड रहा है। इसी 5वीं शती में हुन आक्रमणकारियों ने उसको नष्ट किया। वहाँ सभी विद्या शाखाओं का अध्ययन किया जाता था। जीवक, बिंबिसार, शत्रु, वसुमूल समान सभी मान्यवर उस विद्यापीठ में उन्होंने विद्यार्जन किया है। उसके बाद में मिथिला विद्यापीठ अखंड भारत पे नेपाल में नेपाल था। तो अभी नेपाल में रहा है मिथिला विद्यापीठ। ईसा पूर्व 100 शती से 500 और समुद्री काल रहा है उसका। और ईस्वी 10वीं से 12वीं शती में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने उसको नष्ट किया।
नालंदा विद्यापीठ अखंड भारत बिहार में दिखाई पड़ता है। इसी 27 कालखंड में बौद्ध सम्राट कुमारगुप्त ने स्थापित किया है और इसी 12 में तुर्क आक्रमणवादी बख्तियार खिलजी ने उसने नष्ट किया है। बाद में विक्रमशिला विद्यापीठ और बिहार में दिखाई पड़ता है, जो 8वीं शती में बौद्ध सम्राट धर्मपाल, जो पाल वंश के सम्राट थे, उन्होंने निर्माण किया है, जो 13वीं शती में उसको नष्ट किया गया है। बाद में वल्लभी विद्यापीठ, वो जो गुजरात में है, गुजरात में था वो वल्लभी विद्यापीठ, जो 8वीं शती में वो स्थापित हुआ है और हिनन का केंद्र रहा है। बाद में अरबों ने उसको नष्ट किया। पुष्पगिरी विद्यापीठ वो उड़ीसा में था और 3वीं शती में स्थापित हुआ। बाद में 8वीं शती में उसको नष्ट किया गया। जगदला विद्यापीठ वो बांग्लादेश में था, उसमें बांग्लादेश भारत का भाग था, अखंड भारत का भाग था। और 11वीं शती में बौद्ध पाल वंश के जो पाल वंश के उसने स्थापित किया। बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उसे नष्ट किया। बाद में सोमपुरी विद्यापीठ वो भी बांग्लादेश में था, उसने धर्मपाल ने 8वीं शती में बनाया था, जो भी उस मुस्लिम आक्रमण अशांतिकरण को नष्ट किया गया। कन्याकुंज विद्यापीठ और उत्तर प्रदेश में था और 5वीं शती 6वीं ईस्वी में वो स्थापित किया गया सम्राट हर्षवर्धन ने। बाद में 11वीं शती में मोहम्मद बिन कासिम बख्तियार खिलजी ने उसे खत्म किया, नष्ट किया। बाद उदंतपुरी विद्यापीठ और बिहार में था, वो 8वीं शती में पाल वंश के सम्राट गोपाल ने बनाया था। बाद में इसी 13वीं शती में उसने मोहम्मद बिन कासिम बख्तियार खिलजी ने उसको नष्ट किया। शारदापीठ विद्यापीठ ये पाकिस्तान में था। पाकिस्तान जो कश्मीर वक्त भाग है, वहाँ था विद्यापीठ, जो 7वीं शती में स्थापित किया गया। बख्तियार खिलजी ने भी उसको नष्ट करने का प्रयास किया। बाद में 1947 का युद्ध हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, वो नष्ट हो गया। उसके खंडर दिखाई देते, ये सभी खंडर हमको दिखाई देते हैं। वो सभी प्राचीन बौद्ध विद्यापीठ है। मुस्लिम एक संदर्भ दिया था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट किया, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी को नष्ट करने के लिए किसने कहा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी बौद्ध विद्यापीठ को जो थे उसको मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट किया, लेकिन उसे किसने कहा था, ये हमारे सामने प्रश्न है। वैदिक वो 10वीं के बाद यानी 11-12 कालखंड का संदर्भ हमें दिखाई देता है। वो कालखंड ब्राह्मण धर्म का या वैदिक धर्म का कालखंड रहा है, उगम का कालखंड रहा है। और मुस्लिम शासक वर्ग को मित्रता करके उन्होंने उसको नष्ट किया। अब धर्म का उन्नति का कारण हमको वही दिखाई देता है। तथागत बुद्ध के रुग्ण सेवा का संदर्भ भी हमें दिखाई देता है। पेशेंट को सेवा करने का भी बुद्ध का संदर्भ दिखाई देता है, इसलिए उसे भैषज गुरु या वैद्यनाथ भी कहा जाता है। तिब्बत, चाइना और जापान के लोग बुद्ध को मेडिसिन बुद्धा कहते हैं। मेडिसिन बुद्धा एक संदर्भ है बुद्धा के लिए। तिब्बती लोग मानते हैं, जापानीज मानते हैं, चाइनीज मानते हैं। एक किताब है साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इन बुद्धिस्ट इंडिया, ये मीना तालिब ने लिखी है। दूसरी पुस्तक है एसिडिज्म एंड हीलिंग इन एंशिएंट इंडिया, मेडिसिन इन द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, वो एक जिंक ने लिखा, जिसने लिखा है किताब। ये जो प्राचीन कालखंड में चिकित्सा विज्ञान का हमको संदर्भ दिखाई देता है। ये जो प्राचीन बुद्ध और प्राचीन जो बुद्ध ये थे चिकित्सालय थे, वो बुद्ध विहार में थे, बुद्ध मठ पे थे। उस काल में उस किताब में वो संदर्भ है 30 प्रकार की दवाई थी। 65 प्रकार का काढ़ा था या पेय थे, स्वास्थ्य पेय थे। 65 प्रकार के काढ़ा था,
50 प्रकार के रोग थे, जिसमें 17 प्रकार के रोग विशेष रोग थे, उसका अध्ययन किया जाता था। 11 प्रकार की सर्जरी थी, 71 प्रकार के उपकरण थे, शल्य उपकरण। महिला वर्ग के संबंध में भी ट्रीटमेंट किया। जब हम देखते हैं ऑप्टिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट, वो भी संदर्भ हमको दिखाई पड़ता है उस काल का। तो बांझपन, गर्भधारणा, प्रसव दिनचर्या, नर्सिंग, ये सभी संदर्भ, व्यावसायिक लोगों के लिए निवास स्थान, ये सभी संदर्भ हमको वहाँ दिखाई पड़ते हैं। बुद्ध काल के जो चिकित्सालय थे या औषधालय थे, वहाँ दिखाई पड़ते हैं। उस काल की पांडुलिपि भी उस काल के में क्या थी, उस पांडुलिपि हमें चाइना में मिली है, जो कुचा गाँव में मिली है। वो एच बोर ने उसका शोध लिया, अंग्रेज अफसर थे एच बोर, उसने उसे शोध किया, इसलिए उस पांडुलिपि को बोर पांडुलिपि या बोर लिपि कहा जाता है। उस पांडुलिपि में चरक सृष्टि का उल्लेख दिखाई देता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इन्होंने बहुत से चिकित्सालय औषधालय बनाया था। जयवर्धन ने कंबोडिया का राजा था, उसने भी अशोक के पर मार्गदर्शन के या आदर्श करते हुए 102 चिकित्सालय, 798 औषधालय, 121 विश्राम गृह का निर्माण किया था। पटना में भी अभी एक खड्डा दिखाई देता है, जो चिकित्सालय का संदर्भ दिया। बुद्ध विहार में चिकित्सालय उस संदर्भ हमको पटना में दिखाई देता है। श्रीलंका में भी वो संदर्भ, वो खंडा दिखाई देते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि बुद्ध के जो संदर्भ है वो क्या है। तथा बुद्ध द्वारा रुग्ण सेवा का संदर्भ हमें बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने किताब लिखी, ग्रंथ लिखा द बुद्धा इन धम्मा, वहाँ भी दिखाई देता है। बाबा साहब ने उस ग्रंथ में जो संदर्भ दिया है कि बुद्ध स्वयं एक भिक्षु अतिसार से पीड़ित था, उसकी उसकी ट्रीटमेंट तथा खुद स्वयं करते हैं, सहीला धोना सब कुछ जो उसका देखभाल बुद्ध का स्वयं करते हैं। दूसरा संदर्भ वास्तविक वकील लिखाता है, जो राजगृह से जुड़े हैं। तीसरा संबंध बग्गी देश मुगल वाटिका का आता है, जो गृहपति नकुल पिता से संबंध जोड़ा आता है। चौथा संदर्भ हमें कपिल वस्तु से दिखाई देता है, जो अनुर्धन उद्यान में महानाम का संदर्भ है। और बुद्ध ने महारोगी प्रबुद्ध को दीक्षित करने का भी संदर्भ बताता है। यानी बुद्ध ने अपने उस कालखंड में रोगी की सेवा भी की और समानता का भी परिचय दिया है, हमें दिखाई देता है। तक्षशिला विद्यापीठ का संदर्भ भी 5वीं 6वीं 600 ईसा पूर्व 600 या 500 दिखाई देता है। बुद्ध का जन्म भी वही दिखाई पड़ता है, यानी वही कालखंड सेम है। इसलिए बुद्ध को मेडिसिन बुद्ध कहा गया है। जापान के लोग, चाइना के लोग या तिब्बती लोग जो कहते हैं बुद्ध वैश्य गुरु या वैज्ञानिक, इसको या मेडिसिन बुद्ध, इसको जो कहते हैं वो उसको मान्यता हमको दिखाई पड़ती है। जो बाकी जो संदर्भ दिया जाता है धन्वंतरी का या समुद्र मंथन का, एक काल्पनिक कथा है, कल्पित कथा है, ये दंत कथा है, हमको दिखाई पड़ते हैं। या वेद में भी संदर्भ दिया हुआ, वेद तो 14 शती में बनी है, 11 से 14 शती में वेद का निर्माण हुआ है, इसलिए वेद में आया हुआ तो नई बात नहीं है। ये जो संदर्भ समझते हैं अभी हम, जो हमारे आयुर्वेद नायक है जीवक, उनका कालखंड समझेंगे। वो 5वीं शती है ईसा पूर्व, जो सम्राट बिंदुसार के वो राज्यवैद्य थे और बुद्ध के भी नहीं स्थिति कर सकते। बुद्ध ने देव और आत्मा को नकारा है। जीवक ये केवल चिकित्सक ही नहीं था, और शल्य चिकित्सक सर्जन भी था, और फिजिशियन नहीं था तो वो सर्जन भी था जीवक। ये हमको समझना पड़ेगा। 5वीं शती में जीवक ये या 6वीं शती में जीवक ये फिजिशियन भी था और सर्जन भी था, ये हमको दिखाई पड़ता है। दूसरा है नायक है आचार्य भागवत, इनका कालखंड ईसा पूर्व 5वीं शती बताया जाता है। उन्होंने अष्टांग संग्रह का निर्माण किया, रचना की। भागवत
और कुछ नाम वाग्भट का उल्लेख दिखाई पड़ता है, लेकिन 12वीं शती में वाग्भट नाम का एक व्यक्ति ने नेमि निर्माण नाम का महाकाव्य लिखा। आचार्यचरक का जो संदर्भ है वो कुशाण काल में दिखाई देता है, जो ईसा पूर्व 150 से 200 है, जो कुशाण काल रहा है। और सम्राट कनिष्क के राजवैद्य थे, उन्होंने चरक क्षेत्र ग्रंथ लिखा है। अच्छा, कुछ विद्वान उनको आयुर्वेद का जनक मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद का जनक हो ही नहीं सकते वे। फिजिशियन, उसके पहले भी जीवक फिजिशियन रहे हैं, वाग्भट भी फिजिशियन रहे हैं। सवाल है सुश्रुत कहा है। आचार्य सुश्रुत, जो सर्जन भी कहा जाता है, उस शल्य चिकित्सक जनक महाराज कहा जाता है, उनका कालखंड ईसा पूर्व 700 से 600 बताया गया। ये बड़ा कंफ्यूज विषय है। तक्षशिला का विद्यापीठ का जो स्थापना 600 ईसा पर दिखाई पड़ती है, 600 ईस्वी में दिखाई पड़ती है, और इसके पहले कैसे हो सकता है? फिजिशियन भी पहले फिजिशियन, कोई भी पहले फिजिशियन बताएंगा, बाद में सर्जन बनेगा। तो ये सब संदर्भ है। जो भी पहले होता था, पहले फिजिशियन बाद में सर्जन के रूप में था, तो ये सर्जन कैसे पहले होगा? ये विवाद का प्रश्न है। पहले फिजिशियन होगा, बाद में सर्जन होगा, या तो सर्जन ही पहले बता रहा है। इसलिए ये जो उनका जो कालखंड है सुश्रुत का, ये विवादित कालखंड रहा है। आचार्यचरक ये पहली शती में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये सत्य है कि जीवक, वाग्भट, चरक, सुश्रुत ये बौद्ध भिक्षु थे, ये बौद्ध विद्वान थे। उसका वो संपूर्ण काल बुद्ध काल का रहा है, और बुद्ध काल का उन्नति 10वीं शती के बाद हुई है। ये ब्राह्मण वैदिक धर्म ये 10वीं शती के बाद ही 14वीं शती के बीच हुआ है। इसलिए इस संदर्भ में अवसंशोधन होने की जरूरत है। इसी शब्दों को विराम देता हूँ। नमोदाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।